सिर्फ एक नंबर, $90 प्रति बैरल। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज हम यही समझेंगे कि ये एक नंबर कैसे हमारी अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और आखिरकार हम सबकी जेब पर सीधा असर डालता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सस्ते तेल का दौर अब शायद खत्म हो चुका है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहाँ तेल की ऊंची कीमतें कोई टेम्पररी उछाल नहीं, बल्कि एक नई स्थायी हकीकत बनती जा रही हैं। चलिए, इस बदलाव को जरा आंकड़ों से समझते हैं। देखिए, कुछ समय पहले तक हम सब $60 से $70 प्रति बैरल के आदी थे, है ना? लेकिन अब जो नई हकीकत है, वो $85 से $110 की रेंज है। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि बाजार में एक बुनियादी बदलाव है। तो सवाल उठता है कि भाई कीमतें इतनी ज्यादा हैं क्यों? इसके पीछे ना एक नहीं, कई वजह हैं। दुनिया भर में तेल की सप्लाई लगातार टाइट है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक रिस्क प्रीमियम हमेशा जुड़ा रहता है और सप्लाई चेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। इन सब के ऊपर बाजार में एक बड़ी कमी है और देशों को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी तो फिर से भरने हैं। तो ठीक है, कीमतें बढ़ गईं, पर इसका भारत पर क्या असर हो रहा है? इसकी जो पहली लहर है, वो सीधे देश की आर्थिक सेहत पर पड़ रही है। जब भी तेल महंगा होता है ना, तो सीधा सीधा हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है। इससे खतरा पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं चालू खाता घाटा या करेंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, कैड तब होता है जब हमारा इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए। अच्छी बात यह है कि फिलहाल हमारे मजबूत सर्विस एक्सपोर्ट ने इसे काफी हद तक संभाल रखा है, लेकिन जोखिम तो बना ही हुआ है। और जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है, तो इसका अगला असर कहाँ होता है? सीधा हमारे रुपए पर। डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपया कमजोर हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। और आरबीआई के इन कदमों का असर देखिए, आंकड़ों में साफ साफ दिखता है। रुपया 30 मार्च को 95.30 के अपने सबसे दबाव वाले लेवल से सुधरकर अब 92.59 पर आ गया है। ये एक काफी अहम रिकवरी है। देखिए, इस चिंता को तो खुद आरबीआई गवर्नर ने भी माना है। उनका कहना है कि एनर्जी की ऊंची कीमतें महंगाई के लिए एक बड़ा रिस्क है। हालांकि कोर इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है, लेकिन ये जो बाहर से आने वाली महंगाई है ना, इसका खतरा बना हुआ है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी लहर पर। इसका असर हुआ है सीधा दलाल स्ट्रीट पर, मतलब हमारे अपने स्टॉक मार्केट पर। और यहाँ पर विदेशी निवेशकों का रिएक्शन बहुत ही अहम रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1.2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ मार्च के महीने में FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इंडियन मार्केट से इतने पैसे निकाल लिए। ये मार्केट की हिस्ट्री में किसी एक महीने की सबसे बड़ी बिकवाली थी। लेकिन पता है, इस बड़ी बिकवाली का एक दूसरा पहलू भी है, एक तरह की चांदी की परत। इस करेक्शन की वजह से इंडियन शेयर बाजार का जो वैल्यूएशन है, वो अब कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो शेयर अपनी ऐतिहासिक कीमतों के मुकाबले अब सस्ते नजर आ रहे हैं। इस स्लाइड पर एक बड़ी दिलचस्प चीज दिख रही है। निफ्टी का फॉरवर्ड PE अनुपात, मतलब आगे की कमाई के हिसाब से कीमत, वो अभी 17 पर है, जबकि इसका 5 साल का औसत 19.3 और 10 साल का 18.9 रहा है। ये साफ दिखाता है कि वैल्यूएशन अब कितने आकर्षक लेवल पर आ गए हैं। तो मन में सवाल आता है कि ये विदेशी निवेशक वापस कब आएंगे? जियोजित के एक एक्सपर्ट के मुताबिक इसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, पश्चिम एशिया में तनाव खत्म हो, और दूसरा, कच्चे तेल की कीमतें नीचे आएं। अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी लहर की। ये वो लहर है जो कुछ खास कंपनियों और सेक्टर्स पर ज्यादा असर डालती है। देखते हैं कि तेल के इस महंगे माहौल में कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सबसे ज्यादा मार पड़ी है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों यानी OMCs पर। ये वही कंपनियां हैं जो पेट्रोल डीजल बेचती हैं, और जाहिर है कच्चे तेल की ऊंची कीमतें सीधे इनके मुनाफे पर चोट करती हैं। इसका असर आपको इनके स्टॉक की कीमतों पर साफ दिखेगा। देखिए, UBS जैसी बड़ी इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म ने IOCL, BPCL और HPCL जैसी बड़ी कंपनियों के टारगेट प्राइस घटा दिए हैं। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि ये गिरावट कितनी बड़ी है, खासतौर पर HPCL के केस। ये अनुमान तो और भी डराने वाला है। एलारा सिक्योरिटीज का कहना है कि अगर तेल $105 पहुंच गया और सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाईं, तो इन कंपनियों की कमाई 90 से 190% तक गिर सकती है, मतलब लगभग खत्म।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर एक तरह के बैलेंसिंग एक्ट पर खड़ी है। एक तरफ है ग्लोबल दबाव और दूसरी तरफ है घरेलू अवसर। तो पूरी तस्वीर को अगर हम एक साथ देखें तो एक तरफ दबाव है, महंगाई का, बढ़ते सीएडी का, कंपनियों की कमाई पर तनाव का, लेकिन दूसरी तरफ एक मौका भी है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन का और कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में रिकवरी की उम्मीद का। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था, एक तरफ दुनिया का दबाव, दूसरी तरफ अपनी घरेलू ताकत, इनके बीच एक पतली सी रस्सी पर चल रही है। सवाल ये है कि क्या ये अपना संतुलन बनाए रख पाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।